कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना किसी एक किताब को पढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पजल या मोज़ेक को जोड़ने जैसा है। इस कमाल की सभ्यता की असली और पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें जादू टोने के मंत्रों, शाही दरबार के नाटकों, विदेशी व्यापारियों के समुद्री लॉग्स और यहाँ तक कि सुदूर पूर्व से आए भिक्षुओं की पर्सनल डायरियों को एक साथ रखना पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी लिटरेरी मोज़ेक के टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि असल में हमारी हिस्ट्री कितनी दिलचस्प है। इस पूरी कहानी को डिकोड करने के लिए हम इन 5 अलग-अलग एंगल से गुजरेंगे। द सेक्रेड फाउंडेशंस, एपिक्स और ड्रामा, द वेस्टर्न ऑब्जर्वर, द ईस्टर्न पिलग्रिम्स और आखिर में पॉलिटिकल एंड बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स। नंबर 1, द सेक्रेड फाउंडेशंस। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारे पहले हिस्से में, जहां से भारत के सबसे पुराने और मूलभूत साहित्य की शुरुआत होती है। जब भी एंशिएंट इंडिया की बात होती है तो वेदों का जिक्र सबसे पहले आता है, और सच बताऊं तो ये टेक्स्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मतलब देखिए, ऋग्वेद जहां पूरी तरह से देवताओं की प्रार्थनाओं पर फोकस्ड है, वहीं सामवेद को आप दुनिया की पहली म्यूजिक बुक समझ सकते हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं, कला है। फिर यजुर्वेद आता है जो यज्ञ और अनुष्ठानों की प्रॉपर मेथोडोलॉजी समझाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है अथर्ववेद। इसमें आम घरेलू जिंदगी की बातें हैं, और हाँ, जादू टोना और स्पेल्स भी। इससे साफ पता चलता है कि ये ग्रंथ सिर्फ आसमान की बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके रहस्यों से भी जुड़े थे। अब वेदों के बाद उन्हें और गहराई से समझने के लिए कुछ सप्लीमेंट्री टेक्स्ट भी आए। ब्राह्मण ग्रंथों ने वेदों के उन मुश्किल और जटिल हिस्सों को डिकोड किया। फिर आरण्यक आए। इन्हें आप उन तपस्वियों के लिए एक तरह का फॉरेस्ट सर्वाइवल और स्पिरिचुअल मैनुअल कह सकते हैं, जो जंगलों में एकांत में रहते थे। और इसके बाद आते हैं उपनिषद। ये एकदम डीप फिलोसॉफिकल ग्रंथ हैं, जो आत्मा, मोक्ष और ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ज्ञान साधारण प्रार्थनाओं से इवॉल्व होकर अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों तक जा रहा था। नंबर 2, एपिक्स, मिथ्स एंड ड्रामा। अब हम उस डीप फिलॉसफी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन कहानियों की तरफ चलते हैं जहां हमें उस युग का असली ड्रामा देखने को मिलता है। इस दौरान भारतीय आवाज सिर्फ मंत्रों तक सीमित नहीं थी। ये वो समय था जब राजाओं की कहानियां और कला अपने चरम पर थी। पुराणों में हमें राजवंशों और पौराणिक कथाओं का पूरा ब्यौरा मिलता है। वहीं रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स तो वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो उस समय की राजनीति, समाज और एथिक्स का एक परफेक्ट मिरर है। और अगर हम एंटरटेनमेंट या आर्ट की बात करें तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक हमें बताते हैं कि उस दौर का क्लासिकल थिएटर कितना एडवांस था। ये वो जगह है जहां इंसानी इमोशंस, कमजोरियां और पावर डायनेमिक्स एकदम जीवंत हो उठते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अभी तक हमने जो भी देखा वो सब भारत का अपना लोकल पर्सपेक्टिव था, लेकिन बाहरी दुनिया उस समय प्राचीन भारत को किस नजरिए से देख रही थी? नंबर 3, द वेस्टर्न ऑब्जर्वर। यही सवाल हमें ले आता है यूनानी और रोमन लोगों के नजरिए पर। चलिए देखते हैं कि इस पहले मेजर विदेशी लेंस से भारत कैसा दिखता था। अब ये सच में फैसिनेटिंग है। यूनानी राजदूत मेगासिनीस की किताब इंडिका। सोचिए, एक विदेशी एम्बेसडर की किताब हमारे लिए मौर्य काल को डिकोड करने की एक मास्टर की बन गई। एक आउटसाइडर के नजरिए से लिखे गए इस टेक्स्ट से हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी की ऐसी इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो शायद हमारे अपने लोकल ग्रंथों में इतनी साफ तौर पर न मिले। एक तरह से ये उस समय का एक एंशिएंट स्पाई डोजियर था, जिसने वेस्ट को ईस्ट की असली ताकत दिखाई। और पश्चिमी दुनिया का इंटरेस्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं रुका था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 80 ईस्वी के आसपास एक अनाम लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा, जो हमारे कोस्टल रूट्स का एक बहुत ही एक्यूरेट लॉग है। फिर पहली सदी में प्लिली की नेचुरल हिस्ट्री आती है, जो भारत और रोम के बीच उस जबरदस्त मुनाफे वाले ट्रेड की बात करती है। दूसरी सदी में टॉलेमी ने तो बकायदा भारत की ज्योग्राफी ही लिख डाली। तो पैटर्न एकदम साफ है, इनका मेन फोकस ट्रेड, नेविगेशन और पैसा था। नंबर 4, दी ईस्टर्न पिलग्रिम्स। वेस्टर्न ट्रेडर्स के बाद चलिए अब अपना फोकस एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ वेस्टर्न ट्रैवलर्स का पूरा ध्यान ट्रेड रूट्स, मैप्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे था, वहीं ईस्टर्न ट्रैवलर्स, खासकर चीनी यात्रियों के मोटिव्स एकदम आध्यात्मिक थे।
वो यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि डीप बुद्धिस्ट स्टडी, तीर्थयात्रा और धर्म की तलाश में आए थे। और पता है, इस बुनियादी फर्क की वजह से उनके लिखे हुए इतिहास का टोन और डिटेल्स एकदम बदल जाते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 5वीं शताब्दी में फाहियान आते हैं जो गुप्त साम्राज्य का शानदार डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके बाद 7वीं सदी में ह्वेनसांग और इत्सिंग का भारत और मलय द्वीप समूह आना होता है। इन चीनी भिक्षुओं ने धर्म के साथ साथ यहाँ के आम समाज और रहन सहन का जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपनी डायरियों में रिकॉर्ड किया ना, वो आज हमारे लिए लिटरली एक ऐतिहासिक खजाना बन गया है। ह्वेनसांग की इस किताब को ही ले लीजिए, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये सिर्फ एक साधु की डायरी नहीं है, ये असल में 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के टाइम का एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया है। उस दौर की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को समझने के लिए आज के हिस्टोरियंस भी सबसे ज्यादा ह्वेनसांग के इसी कमाल के रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं। और एक बात, ह्वेनसांग की वो जर्नी अपने आप में इतनी एपिक और खतरनाक थी कि उनके दोस्त ह्वेई ली ने उस जर्नी पर ही एक पूरी बायोग्राफी लिख डाली, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। ये हमें उस समय के जमीनी हालात और ट्रैवलिंग के असली चैलेंजेस का एकदम ग्राउंड लेवल व्यू देती है। नंबर 5, पॉलिटिकल एंड बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स। चलिए अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो इस ऐतिहासिक पहेली के फाइनल मिसिंग पीसेस को पूरा करता है। लिटरेचर कैसे इतिहास को प्रिजर्व करता है, इसका एक क्लासिक उदाहरण है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नाटक लिखा गया था गुप्त काल में, लेकिन इसकी पूरी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के उस पुराने पॉलिटिकल थ्रिलर पर बेस्ड है। ये हमें बताता है कि कैसे बाद के साम्राज्यों ने भी पुराने राजाओं की कूटनीति और उनके पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स को आर्ट के जरिए अपने समय में जिंदा रखा। और अंत में क्रॉस वेरिफिकेशन देखिए। इतिहास सिर्फ हमारे अपने रिकॉर्ड से नहीं बनता। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रसार किया, उसकी पुष्टि श्रीलंका में लिखे गए दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ करते हैं। और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वही बात हमें तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में भी मिलती है। जब श्रीलंका और तिब्बत जैसे दो एकदम अलग और दूर के सोर्स एक ही ऐतिहासिक घटना को कन्फर्म करते हैं, तो वो इतिहास और भी ज्यादा सॉलिड और अनडिनायबल हो जाता है। तो हमने क्या देखा? वेदों की गहरी फिलॉसफी से लेकर यूनानी राजदूतों के स्पाई नोट्स, चीनी भिक्षुओं की डायरिया और तिब्बती कथाओं तक हमने सब कुछ खंगाला। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। अगर इस पूरे मोज़ैक का एक भी टुकड़ा, मान लीजिए वो विदेशी व्यापार का लॉग या किसी भिक्षु की डायरी, अगर समय के साथ कहीं हमेशा के लिए खो जाता, तो आज इस प्राचीन सभ्यता के बारे में हमारी समझ कितनी अधूरी होती। इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की तारीख ही नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत आवाज़ों का एक बहुत ही नाजुक जाल है जो आज भी हमारे इर्द गिर्द गूंज रही हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।